हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ निहारिका एंड एज यू ऑल नो कि हम अपने इस चैनल पे सीरीज रन कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड डिस्कस कर रहे हैं हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो कि यूनिट 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूल 3। 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट इकोलॉजी एंड आज हम इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम, उसके टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट। सो लेट्स बिगिन। Also, Unacademy is here with Unacademy Combat, which is the most competitive gamified NTA UGC Net battle, as you can see on your screen. Now, ये जो पूरा Combat का जो फीचर है इसमें आपका एक्सटेंसिवली कवर होगा हर एक सिंगल सब्जेक्ट। आपको रियल टाइम लीडर बोर्ड्स भी मिलेगा जिसके साथ आप पता लगा सकते हो हर एक क्वेश्चन के बाद आपका स्कोर क्या हुआ। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस क्यूरेट करके दिए जाएंगे बाय अनअकैडमीज बेस्ट एनटीए यूजीसी नेट एजुकेटर्स। साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड स्कोरिंग और रेटिंग भी मिलेगी ताकि आप कॉन्स्टेंटली मेजर कर सको अपनी प्रोग्रेस को। और साथ ही साथ डिटेल वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे हर एक कॉन्टेस्ट के बाद, ताकि अगर कुछ गलती हो तो नेक्स्ट टाइम में आप उसका सुधार कर पाओ। तो इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन विजिट देयर एंड आप इसको चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है एनटीए यूजीसी नेट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस में क्या सारे फीचर्स हैं और आइकॉनिक में क्या सारे फीचर्स है। आइकॉनिक में सारा कुछ इंक्लूडेड है, आपका स्टडी मटेरियल, प्लानर, पर्सनल कोच, स्केड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, सारा कुछ है। तो आपको इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो जो अनअकैडमी के बैचेस हैं फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम वो भी रन हो रहे हैं, तो इसको भी ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड व्हेन आप प्राइस हाइक को भी बीट कर सकते हो एंड यू कैन यूज माई कोड निहारिका जायसवाल, ठीक है, और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आप ऐसे प्राइस हाइक को बीट कर सकते हो और 10% का जो डिस्काउंट है वो उठा सकते हो निहारिका जायसवाल कोड लगाकर। सो या दैट्स इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया उसका लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस फॉर एनटीए यूजीसी नेट, सो इसको आप कन्वीनियंस से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने घर में बैठ कर ही, बिकॉज इट्स ऑनलाइन। सो वी ऑफर अवर कोर्सेज फॉर पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो इन केस आपका कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर 2 का सब्जेक्ट नहीं है बट कोई और है लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, सो आप सिर्फ सेपरेट पेपर 1 में भी एनरोल कर सकते हो। सो डेमो लेक्चर्स और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट niharikajaiswal.com पे विजिट कर सकते हो या फिर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन 7839575509। अगर मैं अपनी स्टडी मटेरियल की बात करूँ अपने कोर्स की, तो ये पीडीएफ नोट्स को गाइज इंक्लूड करता है। साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं उन पीडीएफ नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ, और हर एक यूनिट को कैसे अप्रोच करना है स्ट्रैटेजी वीडियो मिलती है। साथ ही साथ पर्सनलाइज कोचिंग आपको मिलती है कि कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करना है। 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, कोई आपको डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से आप उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हो। साथ ही आपके 100 से ज़्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं। आपने जितने भी वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स देखे, आप उसको टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट यू नीड। सो सारा कुछ स्टडी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऑल्सो अवर कोर्स कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, दैट मीन्स एक बार आप एनरोल करोगे तो आपको बार बार एनरोल करने की जरूरत नहीं है। एक अटेम्प्ट में अगर आपका नहीं हो पाया, गॉड फॉरबिड, तो आपको दूसरे अटेम्प्ट के लिए यू डू नॉट हैव टू रजिस्टर एंड पे द फीस अगेन। आप एक बार एनरोल करोगे, जब तक आपको क्वालिफाई नहीं हो जाता यू कैन रिमेन विद अस। सो यस, इफ यू वांट टू विजिट अवर वेबसाइट इट्स niharikajaiswal.com। यहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं एंड रजिस्टर कर सकते हैं। कोई दूसरी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं हमें ऑन 7839575509। सो या लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। हे गाइस, वेलकम टू मॉड्यूल 3 ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट। एंड आज हम पढ़ेंगे, लास्ट मॉड्यूल में हमने इकोलॉजी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे क्या, इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका एक बेस बनाएगा एनवायरनमेंट के लिए। एंड मैंने आपको बताया था कि जो एनवायरनमेंट या कोई भी एक यूनिट है उससे बेस से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी क्या मोस्टली आ जाते हैं इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए टू मूव आगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो इकोसिस्टम क्या होता है? इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. इन अदर वर्ड्स, इकोसिस्टम इज द चेन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. तो इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं और जो उनका एनवायरनमेंट है, उनके बीच का जो इंटरैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम. इसको हमने क्या, इसको जो वर्ड था इकोसिस्टम, इसे किसने कॉइन किया है? एजी टैंसले. ये एक इंग्लिश बोटैनिस्ट थे. 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम का वर्ड जो है वो कॉइन किया था. तो आप समझ के, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो इकोलॉजी का होता है, ये पार्ट ऑफ इकोलॉजी है. इकोलॉजी हमने आपको लास्ट में बताया था कि क्या है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिए, ठीक है. तो इकोलॉजी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम होता है जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग जीव हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ. तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक चेन ऑफ इंटरैक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स, जो जीव हैं, और उनके एनवायरनमेंट के बीच में. तो दो तरीके के बेसिकली होते हैं. एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम. तो एन इकोसिस्टम कैन बी अ स्मॉल एज एन ओएसिस इन अ डिजर्ट. तो जैसे जो ओएसिस होता है डिजर्ट का, वो उतना जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर एक ओशन जितना, एक समुद्र जितना बिग भी हो सकता है, जहां पे बहुत सारे स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, जो समुद्र बहुत माइल्स तक फैला हो, उतना बड़ा भी इकोसिस्टम हो सकता है. और छोटू सा एक डेजर्ट में भी हो सकता है. सो दो टाइप्स के इकोसिस्टम है, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम. ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? Terrestrial ecosystem are exclusively land-based ecosystems. There are different types of terrestrial ecosystems around various geological zones. क्या है? Terrestrial ecosystem जो land-based, territory से based, land-based जो हमारी ecosystems होते हैं. पहला है forest, grassland, then we have tundra, then we have desert. तो forest ecosystem जो बहुत सारे plants, animals, microorganisms जो coordination में रहते हैं अपने abiotic जो non-living factors हैं environment के साथ, वो forest ecosystem है. ये हमारे टेम्परेचर को, जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ मत काटो वरना धरती का टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा. जो फॉरेस्ट, जो पेड़ है, ये हमारे धरती का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं और एक मेजर कार्बन सिंक है. जो कार्बन जितना चाहिए होता है धरती पे, उतना वो बैलेंस बनाए रहते हैं फॉरेस्ट. देन वी हैव ग्रासलैंड इकोसिस्टम. इसमें वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स. ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज मेनली अबाउट वेजिटेशन, जिसमें मेनली ग्रासेस और हर्ब्स होती है, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड, सैवाना ग्रासलैंड्स. ये सारे ग्रासलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं. देन वी हैव टुंड्रा इकोसिस्टम. ये आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स और वेयर रेनफॉल इज स्कार्स. तो ये बहुत ही ज्यादा, जहां पे ठंडी पड़ती है, कोल्ड क्लाइमेट, जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है वहां पर, या फिर जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है, पानी बहुत ज्यादा कम होता है, वहां पे ये इकोसिस्टम पाए जाते हैं. और ये जो साल होता है ना, अधिकांश जो पार्ट ऑफ द साल होता है, मतलब बहुत, जो मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब क्या होते हैं, स्नो से कवर्ड होते हैं. द इकोसिस्टम इन द आर्कटिक, और जैसे माउंटेन टॉप्स, जो माउंटेन टॉप्स होती हैं वो टुंड्रा टाइप की होती हैं, या जो आर्कटिक हमारा इकोसिस्टम होता है वो टुंड्रा इकोसिस्टम कहलाता है. देन वी हैव डेजर्ट. तो डेजर्ट तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लिटिल रेनफॉल होती है, जो रेगिस्तान है, जहाँ पे दिन बहुत गर्म होते हैं और नाइट्स जो बहुत ज्यादा कोल्ड होती है. तो ये चार तरीके के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. टेरेस्ट्रियल मतलब धरती, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. देन वी हैव एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम जहाँ पे इकोसिस्टम प्रेजेंट्स इन अ बॉडी ऑफ वाटर. एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर द इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ वाटर. जो पानी के अंदर इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, पानी के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मरीन. द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स लेक, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स. तो ये क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें हमारे रिवर्स आ जाती हैं, हमारी नहरें, हमारे तालाब, हमारे समुद्र, जिसमें कोई सॉल्ट कंटेंट, दे हैव नो सॉल्ट कंटेंट इन कंट्रास्ट विद द मैराइन इकोसिस्टम. मैराइन इकोसिस्टम, सॉरी, ये इसमें सिर्फ पॉन्ड, स्ट्रीम, छोटे छोटे आते हैं, जिसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है. समुद्र इसमें नहीं आता है, सॉरी. फ्रेश वाटर में सिर्फ लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, वेटलैंड आते हैं, जिसके पानी में कोई भी सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है. मैरीन इकोसिस्टम या मैराइन इकोसिस्टम क्या होता है? जहां ओशियंस और सीज होते हैं.
ठीक है। इनमें बहुत ज्यादा, इनके पानी में बहुत ज्यादा नमक का कंटेंट रहता है और ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है। जो बायोडाइवर्सिटी इनके अंदर होती है, अलग अलग तरीके की मछलियां, ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की इसके अंदर पेड़ होते हैं अंदर अंदर। तो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में इसमें ग्रेट बायोडाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू और फ्रेश वाटर, और यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट भी पानी में ज्यादा होता है। तो ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। देन स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का? द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है वही मिलकर हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या होता है, दिस क्या इंक्लूड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन आवर एनवायरनमेंट, इट आल्सो इंक्लूड्स द क्लाइमेट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दैट एनवायरनमेंट। तो क्या क्या बनाता है? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, ये सब ये सब इंक्लूडेड होता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में। तो दो तरीके में बार बार बायोटिक और एबायोटिक आ रहे हैं क्योंकि सारे कुछ पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटररिलेटेड इन एन इकोसिस्टम। इट इज एन ओपन सिस्टम वेयर द एनर्जी एंड कंपोनेंट्स कैन फ्लो थ्रू आउट द बाउंड्रीज। तो ये एक ओपन सिस्टम है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये एक ओपन सिस्टम है जहां पे एनर्जी और जो कंपोनेंट्स है ये थ्रू आउट द बाउंड्रीज जो है एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड होते हैं और फ्लो में रहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इकोसिस्टम है, तो ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये सब क्लाइमेट से रिलेटेड हो गए। देन एडाफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एडाफिक फैक्टर्स होते हैं जो आपके सॉइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे सॉइल, मिनरल्स, उस ऑक्सीजन, टोपोग्राफी, ये सब एबायोटिक में आते हैं। देन बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, जो इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी एनर्जी खुद, दे प्रोड्यूस एनर्जी। कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दे कंज्यूम एंड ट्रांसफर एनर्जी, वो एनर्जी खुद कंज्यूम। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनका नाम कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करते हैं और उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। डिकम्पोजर्स बेटर नोन एज रिड्यूसर्स और सेप्टोट्रॉफ्स रीसाइकिल एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करते हैं? रीसाइकिल। कंज्यूमर्स ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। डिकम्पोजर्स जो है वो क्या होते हैं? वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उन्हें रिड्यूस करते हैं। मतलब जो पूरे अगर ये जो धरती है इस पर अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो इस धरती पूरी गंदगी से पट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको डिकम्पोज, जो यहाँ पे जो सारे कुछ डिकम्पोजर्स करते हैं, जैसे डेड बॉडीज है और भी जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनको कौन खा जाता है? ये सब डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर ये ना करें तो पूरी धरती में एकदम तबाही बच जाए, पूरी धरती एकदम गंदी हो जाए। तो डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अगर हम और बायोटिक कंपोनेंट्स की थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, तो रिफर टू ऑल लाइफ। इकोसिस्टम में जितने भी चीजों में लाइफ है वो बायोटिक कंपोनेंट्स है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्टोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड करें तो प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको सबको पता होगा। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स हायर अप ऑन द फूड चेन रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड चेन। तो जो फूड चेन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो क्या है, वो प्रोड्यूसर्स पे ही सब लोग रिलाई करते हैं, उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। कंज्यूमर्स जैसे हो गए हेटेरोट्रॉफ्स, आर ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं दैट रिलाई ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे रिलाई करते हैं फूड के लिए। देन वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो ये ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है ना, ये इनके ऊपर एनर्जी के लिए भी डिपेंड होते हैं। दे कैन आइदर बी कार्निवोर और एन ओमनिवोर। ये कार्निवोर भी हो सकते हैं, मींस वेज और नॉन वेज दोनों। ओमनिवोर या तो सिर्फ वेज ही खाते हैं, ठीक है ना। टर्शियरी कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। जैसे कंज्यूमर्स तीन तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स पे रिलाई करते हैं, सेकेंडरी जो प्राइमरी पे रिलाई करते हैं, टर्शियरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे रिलाई करते हैं। और ये भी एक ओमनिवोर भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
omnivore means now quaternary consumers are present in सब फूड चेन्स। अब क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये टर्शरी कंज्यूमर्स को अपना प्रे बनाते हैं, मतलब टर्शरी कंज्यूमर से अपनी एनर्जी लेते हैं, और दे आर यूजुअली एट द टॉप ऑफ द फूड चेन एज दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर्स, इनके अंदर कोई नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं होते और ये सब टर्शरी कंज्यूमर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। देन वी हैव डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स के सैप्रोफाइट जैसे जो फंजाई है, जो बैक्टीरिया है, ये उनको इंक्लूड करता है। दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो जो डेड और डिकेइंग जैसे अभी मैंने बताया, ये उस पे सीधा डाका डालते हैं। एंड डीकंपोजर्स आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। ये रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो प्लांट्स जो है वो दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो डीकंपोजर्स ऐसे थे, सब हम लोग ने बचपन में पढ़ा है। देन एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, जिनके अंदर जान नहीं है। न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, विंड, ऑल्टीट्यूड, ट्यूबिडिटी, ये सब क्या है? ये सब कभी कभी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि इनमें से आप बताइए कि बायोटिक कौन से हैं और एबायोटिक कौन से हैं कंपोनेंट्स है। क्लासिफाई ऑड वन आउट टाइप्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास क्या है? फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के? ये रेगुलेट करता है इकोलॉजिकल प्रोसेस को, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है और स्टेबिलिटी एनवायरमेंट में पूरी मेंटेन करता है। ये जो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक में भी हमने पढ़ा, डीकंपोजर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, इनमें क्या करता है? साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता रहता है और एक बैलेंस बना के चलता है। जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनमें बैलेंस बना के चलता है और बायोस्फीयर के थ्रू ये मिनरल की साइकिल बनाए रहता है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किसमें मदद करते हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की सिंथेसिस, उनको बनाने में मदद करते हैं, जो दैट इन्वॉल्व्स एनर्जी ऑफ एक्सचेंज। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों आपस में इंटरैक्ट करके जो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं। सो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इतना ज्यादा क्या है ना कि ये वाला जो यूनिट है पीपल एनवायरमेंट, इसमें इतना ज्यादा आपको समझाने के लिए नहीं है। एक ही पीपल एनवायरमेंट और एक हायर एजुकेशन, ये दो ऐसे यूनिट्स है कि जैसे कि इसमें कोई कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट यस क्वेश्चंस आते हैं तो हमको जरूर पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बोरिंग लग सकता है, बट इसका कोई अदर तरीका मेरे को नहीं समझ में आया पढ़ाने का। तो जैसे कि हम सारी यूनिट्स पढ़े वैसे भी हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है। ये जैसे कि डीआई में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बताती हूँ, फिर अभी हम लोग ने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा, तो उन सब में कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन होता है, इसमें उतना नहीं होता है, ठीक है। तो बट फिर भी जैसे डीकंपोजर्स, ये सब आज हमने पढ़ा, अच्छा टॉपिक है, आगे भी हम इसको और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। देखते हैं कि आगे क्या मॉड्यूल्स में मैं आपको पढ़ाती हूँ। सो यार उसको जानने के लिए इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करेगा। ओके, बाय।